Stars, we are stars. I'm Safalta And I am Arnika. एक स्पेशल गेस्ट के साथ है। स्पेशल गेस्ट का नेम है श्रुति राजपूत। इनके साथ आज हम करेंगे एक डीप कन्वर्सेशन। श्रुति राजपूत को आप एज ए क्रिएटर जानते हैं, बट एज ए रियल लाइफ श्रुति राजपूत कैसी है आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो वेलकम टू द सिस स्टार शो। या लेट्स गो। ये एसईओ कैसे करें? सब बोलते हैं कि आपको लो कंपटीशन की वर्डिंग ढूंढनी चाहिए, तो फिर कैसे ढूंढते हैं? मतलब स्टार्टिंग में तो फिर एनालिटिक्स होता है, तो उसका यूज कैसे करते हैं? बेसिक क्वेश्चन पूछे, मुझे काफी मजा आया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन थे। मैं शादी कब करने वाले हो? वाईटी से आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? श्रुति राजपूत की हाईएस्ट इनकम कितनी है अभी तक? श्रुति राजपूत के 10th में मार्क्स कितने थे? हाय श्रुति। हाय श्रुति, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। ओ भाई ट्यूनिंग। ओके, मतलब आपसे मिलकर इतना मतलब प्राउड सा फील हो रहा है कि हाँ बहुत हम भी कुछ कर रहे हैं अब। मतलब वाह। कैनवा से मिल रहे हैं। हाँ, हमने आपसे ही सीखा है सब कुछ। स्टार्टिंग में जब मैं कैनवा चलाती थी, मुझे कैनवा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। सब कुछ हमने आपसे सीखा है, फाइवर क्लिक बनाना, फिग्मा, कैनवा, सब कुछ। थैंक यू मुझे भी अच्छा लगा। अनबिलीवेबल कि हम आपसे बात कर रहे हैं। हम तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, मतलब हम श्रुति राजपूत से बात कर रहे हैं, मतलब थैंक यू सो मच श्रुति फॉर कमिंग हियर। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, तो बताइए आप कैसे हो और आपकी लाइफ में कैसे चल रहा है सब कुछ? मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी मैं कुछ नई चीज़ें सीख रही हूँ और मैंने अभी क्लासेस लेना स्टार्ट किया है थोड़ा-थोड़ा। यूट्यूब पे भी कुछ सर्चेस किए हैं, कुछ ब्लॉग्स पढ़ रही हूँ यूआई यूएक्स से रिलेटेड। तो आई एम अपस्किलिंग माय सेल्फ, कोशिश करेंगी कि एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर बने फ्यूचर में। वाओ, मैं भी आप बन जाओगे। बिल्कुल, मैं भी आप डालना वीडियोस, मैं भी आपसे सीखूंगी बिकॉज़ मैं भी यूएक्स डिजाइनर बनना चाहती हूँ। वाओ! मैंने डालना स्टार्ट किया है, फिग्मा मेरा चैनल बनाया है, फिग्मा हाँ। श्रुति उस पे मैं डालती हूँ। हाँ, हम भी देखते हैं। हमने सारे यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस देखी हुई है आपकी फाइवर से लेके हमने फिग्मा पे सब भी देखा हुआ है। मतलब आपसे तो सीखा है। थैंक यू। तो श्रुति, आप कैसे स्टूडेंट थे? आप ब्राइट स्टूडेंट थे या फिर कैसे एवरेज थे? स्टूडेंट। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं ब्राइट स्टूडेंट थी। पढ़ाई में शुरू से काफ़ी अच्छे रहे हैं और क्लासेस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। इसलिए जब हम कुछ अनएक्सपेक्टेड कर रहे हो, तो अब जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हो, तो ज़्यादा प्रेशर रहता है। जब आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप उस चीज़ में कहीं पर जाओ और एक्सप्लोर करो। अब आप एजुकेशन कैसे छोड़ सकते हो जब आपसे वो आती है? अब जब नहीं बन रहा है, तो फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं, देखो जो करना है करो। तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, क्योंकि आपको बचपन से देख रहे हैं कि यू आर परफॉर्मिंग वेल इन एकेडमिक्स, तो फिर उनकी थोड़ी-सी वहाँ से बनती है कि यार पढ़ ले तो बच्चे तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो श्रुति, आपका बचपन से ड्रीम रहा है कि जैसे हम सबका होता है डॉक्टर, इंजीनियर, आपका इस टाइप का ड्रीम रहा है या फिर आपको फ्रीलांसिंग ही करनी थी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। मैंने जब स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा और एक दिन मैं आपके साथ बैठ कर के पॉडकास्ट करूँगी। सीन ऐसे था कि मुझे शुरू से मेरे हर 2 साल में सपने चेंज हुए। पहले मुझे इंजीनियर बनना था, फिर डॉक्टर बनना था, फिर हमारे यहाँ पे मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर मुझे लगा कलेक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर इज़ गुड। फिर मैंने सोचा था मैं यूपीएससी वगैरह देना चाहिए। आईएएस से नीचे अपन कुछ नहीं करेंगे, आईएएस एक बेंचमार्क है। फिर 10th आ गई। 10th के बाद मुझे सब्जेक्ट ही नहीं समझ आ रहा था मैं लूँ क्या? तो कॉमर्स का पापा ने मना कर दिया, बोलते कॉमर्स लोगे तुम? कॉमर्स नहीं बेटा, कॉमर्स रहने दो, बाकी बच्चों को रहने दो। फिर ऐसा मैंने कि बायो लेनी है। बायो में मुझे थोड़ा डर भी लगता है, मुझे शुरू से था मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है। हालाँकि मेरी बूजी और दादी इस फील्ड में रहे हैं, पर स्टिल मुझे ऐसे था कि ये डॉक्टर-वॉक्टर मुझसे होता नहीं, मुझे डर लगता है। हॉस्पिटल्स मैं बहुत फोबिया मुझे मैं कहूँगी। मुझे देख के ही हाथ-पाँव ठंडे पड़ जाते हैं मेरे कि क्या हो रहा है भगवान यहाँ पे। हाँ, तो बायो का ऑप्शन हट गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में सिर्फ 3 ही स्ट्रीम्स थे। एक मैथ साइंस था, आप एडिशनल हिंदी ले सकते हो या फिर सीएस ले सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, एडिशनल सब्जेक्ट में मैंने सी प्लस प्लस वगैरह सीखा। उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं क्योंकि वही है पढ़ लोगे करके दिलवा दिया, तो फिर ले लिया। हाँ, ऐसे खुद का जब कुछ नहीं होता ना, तो सारे लोग अपना एक ओपिनियन आपको दे देते हैं और आपके पास खुद का कुछ ओपिनियन नहीं है, तो आप मानते हो। तो मैंने तो ऐसे किया है, फिर मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद मुझे फिर 12th आ गई, हमारे अच्छे परसेंटेज आ गए, सबने मिठाइयाँ बँटवा दी। फिर बोलते हैं अब क्या करना है? तो अब फिर मुझे ये था कि मुझे हमेशा ये पता रहता है मुझे क्या नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है मुझे वो कभी क्लियर ही नहीं था। तो मैंने फिर बोला कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती, मैं जेईई मैंने दिया था एग्ज़ाम, पापा ने ज़बरदस्ती दिलवाया था। तो स्टिल मैंने बोला था मुझे नहीं करना है इंजीनियरिंग, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अरे ठीक है, मैं चलो फिर एक एग्ज़ाम दिया था मैंने आईसीएआर का, तो उसमें सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली। फिर मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से मेरा बीटेक किया, तो वो अलग ही अगेन बहुत डिफरेंट स्ट्रीम है। जो मैं आज कर रही हूँ, जो मैंने पहले किया उसका दूर-दूर तक कुछ भी ताल्लुक नहीं है। मतलब किसी चीज़ स्ट्रीम में नहीं गई है, कहाँ मैं मैथ साइंस का बच्चा हूँ, कहाँ मैंने कोडिंग सीखी है और मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद फिर मैं कहाँ एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग मैंने की है, इंजीनियरिंग भी एग्रीकल्चर में की है। फिर उसके बाद मेरा वो जब 4 साल बाद वो खत्म हुआ, तो मैंने कॉलेज टाइम में तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। फिर अगेन वो दूसरी स्ट्रीम है, मतलब उसका कुछ डेस्टिनी मैं बोलूँगी कि भगवान को मंज़ूर था कि मैं कुछ करूँगी। उन्होंने बोला ऐसे नहीं तो ऐसे घूम के तो तुम यही करने वाले हो। मतलब तो मैं आपने हाँ। सब कुछ ट्राई कर लिया, इतना सब कुछ ट्राई कर लिया कि आपको फाइनली फ्रीलांसिंग में भगवान ने कहा कि आज श्रुति को फ्रीलांसिंग कराएँगे, इसको यहाँ पे टॉप कराएँगे। हाँ यार, ऐसे ही हुआ है मेरे साथ कुछ लोग। हाँ, ये हाँ, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना, तभी पता लगता है कि हम इस चीज़ में बेटर हैं। एंड आपने वही किया, आपने सब लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लिया एंड आप अच्छे से गाइड भी कर सकते हो सबको कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने फ्रीलांसिंग में भी बहुत कुछ ट्राई किया इसी कारण से, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। जब आपको कुछ नहीं पता रहता है तो आप बहुत कुछ ट्राई करते हो, तो ऐसा सीन है। ओके, चलिए आपने बताया कि आपने जेईई का एग्ज़ाम दिया था, तो आपकी जेईई में कितने मार्क्स थे? आप ऐसा बता सकते हो?
हाँ, मेरे 80 परसेंटाइल आए हुए थे उस टाइम पे और मुझे नहीं देना था जेईई ऑब्वियसली। मेरा प्री क्लियर हो गया था। मेंस के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, कट ऑफ गया था 84 पॉइंट समथिंग का गया था। एडवांस का जो कट ऑफ गया था, तो ऑब्वियसली नहीं था। बट स्टिल प्री के बेसिस पे जो है स्टेट के काउंसलिंग्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा। तो स्टेट में जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, वो मिल जाते हैं। उसमें मेरा हो गया था, तो मैंने एडमिशन करा लिया था मेरा जाकर के। उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत सारी ब्रांचेस थी, हम स्विच भी कर सकते थे। तो वो मुझे तो ब्रांच मिली वहाँ पर और मैं एडमिशन करवा आई थी। पापा ने डाउन पेमेंट जो था, जो फर्स्ट डीडी होता है, वो दे दिया था। वो रिफंड नॉन रिफंडेबल होता है वो। अब तो मेरे को पैसे वापस नहीं मिले क्योंकि फिर आईसीआर का रिजल्ट काफी लेट आया था। तो पापा ने बोला नहीं करते ना इंजीनियरिंग, अपन ये करते हैं। अब क्योंकि मेरी खुद की कुछ इच्छा नहीं थी, तो फिर ऐसे ही हुआ सब मेरे साथ। आपने मतलब सब कुछ ही एक्सप्लोर कर लिया और आपने जेईई भी क्लियर कर दिया और आपने एडमिशन भी करा दिया, फिर भी आप फ्रीलांसिंग में आ गए। आपको हर फील्ड में मतलब मास्टर हो चुके हो, आप सबको गाइड कर सकते हो। कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हो। एंड हम भी बैठे हैं यहाँ पर आपकी वजह से ही बैठे हैं कि हम आपके साथ ही शूट कर पा रहे हैं। सच ओ में भाई। हाँ, हम जो भी अर्न कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से है। Oh my God, thank you so much. थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने फ्रीलांसिंग टर्म फर्स्ट टाइम कहाँ से सुनी थी? मैंने अमन भैया, मैंने बोला मैं 12th में जब पढ़ रही थी तब हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि फिजिक्स में कैसे स्कोर किया जाए। तब अमन भैया ने पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू ये सीरीज लॉन्च की थी आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, कि फ्रीलांसिंग का बता भैया ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। अब क्योंकि मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, पढ़ रहे थे हम, तो पढ़ ही रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था, तो मेरे दिमाग में वहाँ से वो फर्स्ट टाइम वो टर्म आया था। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने सिर्फ सुन के रखा। मैंने तो जितने वीडियोस हैं मेरे काम के हों चाहे ना हो, भैया ने कॉलेज वाले वीडियोस डाले थे कि ये शॉपिंग करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं तो कॉलेज में थी भी नहीं उस टाइम, फिर भी मैंने देखा हुआ है। तो वो एक सीन होता है जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही देख लेते हो कुछ वीडियोस की, बस देख लेते हैं, डालिए भैया ने डाली है। हाँ, तो मैंने वो देख-दाख करके और फिर मुझे लगा यार, मतलब वो दिमाग में रह गई वो चीज़। तो कोविड में मुझे ऐसे लगा कि यार ये कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। वो एकदम से बैक हिट गया कि ये चीज़ें हैं, कुछ करते हैं, ऐसा। ओके, तो आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? ये वाली रिवील कर दो। हाँ मेरी फर्स्ट इनकम मुझे आज तक मिली नहीं है। मतलब मैंने कोशिश तो की कि वो मुझे मिल जाए, पर वो पैसे डूब गए मेरे। मेरी फर्स्ट इनकम थी 350 रुपए। वैसे तो मैं सिंगिंग भी करती थी, तो ऐसे मुझे 100 रुपीज़ मेरी फर्स्ट इनकम थी जब मैं 7th या 8th क्लास में थी। तो गाने की उसमें मिली थी मुझे। मैं म्यूज़िक में रही हूँ। लेकिन अगर ऐसे पैसे कमाने वाले उससे अगर मैं देखूँ कि कैसे मिली है, तो 350 रुपीज़ मेरा फर्स्ट इनकम था, जो मुझे एक पोस्ट बनाने के लिए मिला था। बैनर बनाया था मैंने, फेसबुक ऐड का पोस्ट बनाया था उसके लिए। तो जैसे आप श्रुति, आपने बताया आप सिंगिंग भी करते हो, तो आपके आइडियल कौन है सिंगिंग में? मैं ये भी मैंने ज़बरदस्ती सीखा है। मैं काफ़ी छोटी थी, सेकंड वेकंड क्लास में थी मैं। तब पापा ने बोला था कि म्यूज़िक सीखना चाहिए बेटा, थोड़ा-सा फ़ोकस आता है ऐसे-वैसे ये वो। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बच्चों को खेलने में ज़्यादा मन लगता है उस टाइम पे। मेरे दोस्त खेल रहे हैं, मैं जाके कुछ सीख रही हूँ, कर रही हूँ, मुझे दिमाग खराब होता था उस टाइम पे। तो मैंने मेरे संगीत में विशारद किया हुआ है, तो मैं क्लासिकल सीखी हुई हूँ। तो मैंने 10-12 साल म्यूज़िक सीखा है। काफ़ी म्यूज़िक सीखा है। मेरे आइडल ऐसे कोई रहे नहीं, मैंने जिनसे सीखा है वही उन्हीं को देखा है। बाकी मुझे काफ़ी लोग बहुत पसंद हैं सिंगर्स में, अभी जैसे टेलर है, टेलर स्विफ्ट। इसके अलावा मैं बीटीएस बैंड आर्मी का बड़ा फैन हूँ। पता काफ़ी नहीं BTS हाँ, और इसके अलावा मुझे ब्लिंक्स, मतलब ब्लैकपिंक वो भी काफ़ी पसंद है। अगर इंडिया में देखा जाए, मुझे अरिजीत सिंह काफ़ी पसंद है, आतिफ असलम मुझे काफ़ी पसंद है, सोनू निगम मुझे काफ़ी पसंद है, लता मंगेशकर मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये मेरे कुछ अच्छे ना, मुझे इनके गाने सुनने काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं बहुत गाने सुनती हूँ। पुराने गाने ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। आप थोड़ा-सा गाना सुना सकते हैं गाकर? नहीं, नहीं, फैन हो जाएगी, फैन हो जाएगी। सिंगर श्रुति। नहीं, अब सिर्फ ये है, मुझे मेरा गला बैठा हुआ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम ना नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे सिंगर आपको हम बुलाएँगे। हाँ, एज़ अ फ्रीलांसर की बजाय हम एज़ अ सिंगर श्रुति राजपूत को बुलाएंगे। वो मेरी आइडेंटिटी कभी बन ही नहीं पाई है, पर फिर भी ठीक है। बिल्कुल। तो श्रुति, जैसे आपकी फैमिली में सपोर्ट कैसा रहा है? आपको पापा ने ज़्यादा सपोर्ट किया है स्टार्टिंग डेज़ में या फिर मम्मा ने? और अब आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मम्मा या पापा? किसी ने नहीं सपोर्ट किया है। मतलब हाँ, ये मैंने तो बोला स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में होता है जब तक हम प्रूफ नहीं कर देते हैं। नहीं, ऐसा भी सीन नहीं था, उनका मना भी उन्होंने नहीं किया। उनका ये था, मतलब मुझे याद है, मैंने जब मेरा फर्स्ट 350 रुपीज़ कमाया था, मैं कूद रही हूँ पूरे घर में पागलों की तरह से। मैंने पता नहीं 2 करोड़ की डील क्रैक कर ली ऐसा कुछ। पर वो 350 रुपीज़ बहुत उसके लिए भी थे, क्योंकि मुझे पहले से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और जब उन्होंने बताया कि श्रुति आपका इतना अमाउंट क्लियर हुआ है और अब आप उसको निकाल सकते हो, वो निकला नहीं है ऑब्वियसली, मुझे पता ही नहीं था कुछ चीज़ें। लेकिन वो देख कर के इतनी खुशी हुई आत्मा से कि यार नहीं, कुछ अपन ने कमाया, ये मेरी कमाई है, मेरी पहली कमाई वाला सीन था। वो पैसे मैटर नहीं करते कितने भी थे। तो 350 रुपए मेरे लिए उस टाइम पे मेरे पापा को था, पापा खुश थे। हाँ, वेरी गुड बेटा, सिर्फ ऐसे हाथ करा कि हाँ, शाबाश करके, और उसके बाद बोलते हैं आप पढ़ाई कर, चलो ठीक है, अब तो हो गया, अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, थोड़ा-सा जीके स्ट्रॉन्ग करो, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये वो, थोड़ा-सा जनरल अवेयरनेस पे काम। तो उनका शुरू से वही सीन रहा है कि ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स का ऐसे होता है। मैं भी शायद उनकी जगह पे होती तो, क्योंकि इन चीज़ों में अपॉर्च्युनिटीज़ पहले नहीं थी। ये अभी ये 5-6 सालों में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ निकल के आई हैं, तो कोई अगर मैं भी, मेरा भाई-बहन मुझसे अभी कर रहा होता है, तो मैं भी बोलती बेटा ये सब छोड़ो, फालतू काम, पढ़ाई-लिखाई करो वाला सीन। तो इसलिए उन्होंने बोला तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर फिर मैंने पापा को ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है और वो चाहते हैं मैं स्टडी पे फ़ोकस करूँ। और शायद इसी कारण, पापा के कारण ही मैंने पढ़ाई पे भी थोड़ा फ़ोकस किया है, और इन सब चीज़ों को, वो जो एक एक्सटर्नल प्रेशर था कि वो चाह रहे हैं कि मैं पढ़ूँ, और ये तो मेरे मन की इच्छाएँ हैं। तो
वो मुझे मैनेज करना है, ये मेरी चीज़ है ना पर्सनल, तो मैं ही मैनेज करूँगी। तो वो उसको कंटिन्यू करते हुए दोनों को साथ-साथ में करना पड़ा। तो पापा ने ऐसे मना कभी नहीं किया, हाँ ठीक है करिए। तो मैंने उस चीज़ को बढ़ावा भी नहीं दिया है कि बहुत अच्छे अब इसी में जाना है हमको, ऐसा वाला नहीं। उनको ये था कि पढ़ाई-लिखाई करो बेटा, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अच्छा कुछ करना है, अच्छा एक गवर्नमेंट पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर बनो, वो सीन था। तो इसलिए उन्होंने बोला तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं था। मतलब उन्होंने कभी मना भी नहीं किया और कभी हाँ भी नहीं करा। मतलब न्यूट्रल सीन था। तो मम्मी का ओपिनियन, मम्मी तो हर कोई बात में खुश हो जाती है, तो मम्मी तो हाँ बेटा वेरी गुड, हाँ अपन और कर सकते हैं, वो मम्मी का हमेशा से रहा है। तो मम्मी ने भी ऐसे नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ, तो मम्मी खुश होती थी, ऐसा सीन है। हाँ, मम्मी छोटी-छोटी बात पे खुश हो जाती है मम्मी को। हाँ, पापा इस तरह ही करते हैं कि पापा ज़्यादा वो भी नहीं करते सपोर्ट एंड बैक एंड से सपोर्ट होता है उनका। हाँ। ओके, तो अब मतलब आप बताइए जैसे कि आपकी जैसे फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, आपने बताया था अपनी चैनल में फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, तो आपकी फैमिली सपोर्ट मतलब फैमिली में रिएक्शन कैसा था, फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था जब आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई थी, रिएक्शंस? वीडियो धीरे-धीरे वायरल हुई है मेरी, मतलब एक दिन में 1 मिलियन हो जाते तो सारे बावले हो जाते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो धीरे-धीरे वायरल हुई है, मतलब मेरा वायरल, सबका वायरल का डेफिनिशन अलग है। अब जिस इंसान ने इसके पहले 6 यूट्यूब चैनल बना रखे हों, 10-10 हज़ार व्यूज़ आते हों और उसका एक वीडियो जिसमें कि हफ्ते भर में 1000 व्यूज़ हो गए हैं, तो उसके लिए वो वायरल है। मेरे लिए वो वायरल की डेफिनिशन थी कि बाप रे! 7 दिन में 1000 व्यूज़ हो गए, ये भगवान ही क्या हो गया चमत्कार। और उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे से 1000 से 2000, 3000, 4000, 10,000, फिर 10,000 से सीधा 20,000। तो वो उस तरीके से इवेंचुअली ग्रो किया है और विदिन अ 1 ईयर ऑफ टाइम स्पैन उसने 1.5 मिलियन क्रॉस किए हैं। अगर किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखें हम, तो आशीष चंचलानी है, बीबी की वाइन्स हैं, इनके तो घंटे भर में इतने व्यूज़ हो जाते हैं। तो मतलब मेरे लिए तो मुझे डिप्रेस होना चाहिए, मेरे तो साल भर में इतने व्यूज़ हुए हैं। लेकिन वो चीज़ मेरे लिए वायरल थी क्योंकि पहले तो मेरी नीश ऐसी है और दूसरी चीज़ एजुकेशन नीश में हर कोई घुसना भी नहीं पसंद करता। अब कितने लोग सीखेंगे आपसे और क्या मज़ा आता है, मतलब कुछ पढ़ने में किसी को कम मज़ा आता है, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ फनी वीडियोज़, कुछ पोएट्रीज़, ये सारी चीज़ें ऐसी जो हर कोई देखना पसंद करता है। मेरी ऑडियंस भी लिमिटेड है, तो मेरे लिए वो चीज़ ऑब्वियसली वायरल थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने दोस्तों को बताया, पापा-मम्मी को बताया, तो मुझे आज दिन तक मेरे पापा-मम्मी को समझ में नहीं आता कि मैं काम करती क्या हूँ? मेरा काम क्या है? तो एक्सप्लेन करने में कई बार दिक्कत जाती है क्योंकि ये टर्म्स जो हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर, कॉपीराइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये हमारे लिए कॉमन है, उनके लिए काफ़ी नए हैं। इस तरीके के जॉब प्रोफाइल्स है ही नहीं, एक्जिस्ट ही नहीं करते उनकी लाइफ़स्टाइल में। तो ऐसे नहीं बोला कि मैंने मेरी वीडियो वायरल हो गई। मेरी मम्मी को ऐसे बीच-बीच में ना काफ़ी टाइम में हुआ है। बीच-बीच में अपने मम्मी 1000 व्यूज़ हो गए, पापा 1000 व्यूज़ हो गए। तो एक आध बार बोलते थे, फिर मैं शांत हो जाती थी क्योंकि क्या बताना है, अभी कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है, तो मैंने उसको कभी शोकेस नहीं किया। मेरे दोस्तों में भी मैंने खुद से जाके किसी को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है या ऐसा कुछ है। इवेंचुअली अगर कभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे कमरे में या किसी ने मुझे देख लिया है, तो वो पूछेंगे तब मैं बताऊँगी। तो मैंने कभी शोकेस ही नहीं किया है। मेरी एक ही दोस्त थी दीप्ति नाम है उसका, उसको मैंने ज़रूर मेरा पहला वीडियो भेजा था कि ये कैसा है? तो उसने बोला अच्छा है, डाल। तो मैं डाल दिया था, वैसा सीन था। तो किसी को कुछ पता नहीं था काफ़ी टाइम तक, फिर धीरे-धीरे जब चीज़ें समझ में आई, "श्रुति तूने वीडियो डाला है, क्या करती है तू?" तो वो वहाँ से फिर धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ है। बाकी किसी का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको प्रेज़ेंट ही नहीं किया। किसी को बताया ही नहीं कि मैं कर रही हूँ। मतलब आई थिंक ये सबसे सही होता है कि हम स्टार्टिंग में सबको ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा-सा समझ में नहीं आता उन लोगों को, फिर उन्हें समझाने में टाइम वेस्ट होता है और हम उन्हें समझा भी नहीं पाते स्टार्टिंग में तो। ये कुछ अच्छा बहुत ही बड़ा हो जाए तो आप बताओ ना। मैंने बोला ना स्लो मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है। सामने वाला जो ऑलरेडी ऐसी चीज़ें देख रहा है, मैंने बोला ना बीबी की वाइन्स जिनको रेगुलर बेसिस पे सब देख रहे हैं, तो उनके व्यूज़ तो वैसे भी क्या बड़ी बात है 1000 व्यूज़ में। तुम्हारे लिए बड़ी बात है, तो तुम अपनी खुशी अपने तक रखो थोड़ा सँभाल करके, जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो बताओ, ऐसा सीन था। हाँ, ओके। बिल्कुल। तो श्रुति आप एमपी से हो, आप एमपी में कहाँ से हो और वहाँ का मतलब फेमस प्लेस क्या है, जहाँ पर हम अगर आएँ तो हमें विज़िट करना चाहिए सबसे पहले? अच्छा ठीक है, तो मेरे यहाँ मैं नरसिंहपुर से हूँ। ओके। नरसिंहपुर का नाम ही नरसिंह जो भगवान थे नरसिम्हा, उनके ऊपर रखा गया है और जो आपने टीवी में देखा होगा कि भगवान जो है वो एक पिलर होता है, उस पिलर में से निकल कर आते हैं उसका वध करने के लिए ऐसे नाखून से, वो पिलर हमारे यहाँ है। तो वो मंदिर जो है वो नरसिंह मंदिर जो है वो हमारे यहाँ का स्पेशल है। आप कभी जाओ तो वहाँ पर विज़िट करो क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री में है, हमारा कल्चर है वो और हमारे उसमें उस चीज़ का ज़िक्र हुआ है, तो खुद की आँखों से देखना कि अच्छा यहाँ पे प्रभु आए थे, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं। विटनेस करना काफ़ी वो होता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे प्राचीन-प्राचीन हैं। कुछ ऐसे फैंसी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन माइथोलॉजिकल चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जैसे पांडव का भी था, तो हमारे यहाँ पे एक एरिया है, उसका नाम अभी मैं भूल गई हूँ। तो वहाँ पर वो उनके वनवास के वो जब उनको बोला था ना कि आप जाकर के रहो छुप करके, अज्ञातवास था आई गेस, हाँ। तो उसमें वो वहाँ पर रहे थे। तो वो एरिया भी है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे भेड़ाघाट है, तो हिल स्टेशन है हमारे यहाँ का। तो वहाँ पे जाओ, सनराइज़, सनसेट, वाटरफॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हाँ, देखने ऐसे की। ही प्राचीन चीज़ें देखने में मतलब अलग ही मज़ा आता है कि हम उन्हें देखते हैं महाभारत या फिर रामायण इन सब चीज़ों में और बाद में हमने रियल में जाकर विज़िट करें तो ये अलग ही मज़ा आता है सब में तो। वाइब अलग होती है वहाँ की। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो मतलब अब ये जैसे हम यूट्यूब के बारे में कर लेते हैं कन्वर्सेशन, तो यूट्यूब पे अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसे क्या चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में ध्यान रखनी चाहिए? यूट्यूब पे स्टार्ट करते समय याद रखना चाहिए कि आपकी किस्मत थोड़ी-सी मैटर करती है, आपके हर वीडियोज़ नहीं चलते हैं और यूट्यूब पे सर्वाइव करना भी हल्का-सा मुश्किल है क्योंकि
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या है, उसमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद से ही आ जाता है। आप स्क्रॉल करते जाओगे, एक आध बार तो आपकी वीडियो आ ही जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या होता है, पहले तो नीश आपकी एजुकेशनल है, मेरी मैं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाओ या दिखा पाओ या बता पाओ। तो कई लोग इसके कारण क्लिक बेस वाली चीजें काफी पसंद करते हैं, फिर उससे ऑडियंस का ट्रस्ट लूज होता है। आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने आए हो, फिर वो नहीं हो पाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, पहले तो अपनी एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड कर लो। और लोगों को कंटेंट में बड़ी दिक्कत जाती है, मेरा कहना ये रहेगा, जो चीज आपको आती है या जो आप सीख रहे हो वही शेयर करो, ताकि आपके पास कंटेंट की भी कभी कमी ना हो, और आप जो है जेन्युइन ऑथेंटिक चीजें उनके साथ शेयर भी कर पाओ और उनको भी अच्छा लगे कि अच्छा इन्होंने हमें ये बताया, इनको आता है या ये करती हुई है। तो अब जैसे मैंने कैनवा और फाइवर का टर्म, मुझे लगता है पहले मैंने ही स्टार्ट किया है, मेरे से पहले इस चीज के बारे में उतना नहीं था ट्रेंड, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, तो ये चीज जो है, क्योंकि मैंने खुद की हुई है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबल है, तो इसी पॉसिबिलिटीज को अभी भी शॉकिंग लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर मैंने किया हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मेरे कुछ ऑडियंस में बता सकती हूँ। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि मैं क्या क्या बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जब तक कर रही हूँ मेरे पास हर दिन के लिए एक नया कंटेंट है, तो वो मेरी अपनी चीज हो गई जिसको मैं शेयर कर पाऊंगी और लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, उनको भी मजा आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि यूटिलाइज कंटेंट हो गया। तो जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, मैं यही बोलूंगी, आपको जो आता है, अब जैसे आप दोनों, तो आप दोनों भी अपना अगर चैनल कभी स्टार्ट करना चाहो तो पॉडकास्टिंग के ऊपर बना सकते हो कि हमने कैसे अप्रोच किया अपना फर्स्ट पॉडकास्ट, कैसे ढूंढे हमने, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट कैसे ढूंढा था, हम अपनी स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं। तो ये कुछ पर्सनलाइज कंटेंट होगा, क्योंकि आप ये खुद कर रहे हो ना, तो आप बता पाओगे उसको, और सामने वाले को भी लगेगा नहीं, इनका चैनल भी ये ऐसे करते हैं, ये सही बता रहे हैं, वो कनेक्ट कर पाएगा। ये जितने भी लोग, अब ऑब्वियसली कम्युनिटी थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई नहीं पॉडकास्ट करना चाहता है, पर बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं, जो हसलर्स हैं। कई लोग सिर्फ आपके कंटेंट के कारण कनेक्ट होंगे, कई लोग आपके कारण कनेक्ट होंगे, जो आप बोलते हो, जैसे जिससे बात करते हो, बताते हो, उनको वो अच्छा लगेगा, तो शायद वो उसके कारण आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो अलग अलग कारण होते हैं, बस ये है कि कंटेंट बना रहे हो तो कंसिस्टेंसी रखो। जो भी लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक आध कुछ जैसे पर्सनलाइज्ड टॉपिक जो आपकी निजी जिंदगी से जो आप कर रहे हो, प्रोफेशनल लेवल पे, कई लोग पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, बट आई विल से प्रोफेशनल लेवल पे आप जो कर रहे हो उसको दर्शाओ, थोड़ा सा उसको बताओ, और उन सब चीजों को करते हुए, और फिर थोड़ा सा एसईओ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बोला, ये कंटेंट ऐसा होता है जो कि लोग सर्च करके आपके पास पहुंच रहे हैं। बच्चे में कंटेंट अगर किसी ने सर्च किया है कि कैनवा एंड फाइवर, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस तरीके से एसईओ करूं कि मेरे वीडियो शुरू के वीडियोस में आए। अभी मेरी रिस्पांसिबिलिटी, उसके लिए एसईओ सीखना इज इंपॉर्टेंट, और मैंने एसईओ जो है सारे यूट्यूब के वीडियो से ही सीखा हुआ है, मतलब यूट्यूब से ही सीखा है कि यूट्यूब पे एसईओ कैसे करना है। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो टेक्निकल चीजें हैं कि वीडियो अपलोड करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा टेक्निकल लाइन पे अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वीडियोस डाल रहे हो, डालते जा रहे हो, तो मतलब ही नहीं निकलेगा कि ये कोई देख ही नहीं रहा है, और आपको भी मजा आएगा कि मैं कह रही हूँ 50 लोग देखें, पर देखे तो उसी पे रह जाएगा, तो फिर दिक्कत होती है। तो बाकी थोड़ा वीडियो भी रिकमेंड करता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एक आध वीडियो तो ऐसा जाएगा जो कि आपके चैनल को ग्रो करेगा। हर वीडियो नहीं देता है, जिनमें भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो एजुकेशनल नीश से हैं, तो उनके भी 30 के व्यूज आ रहे हैं, 40 के आ रहे हैं, 50 के आ रहे हैं, तो 10 लाख में से 10,000 लोग देख रहे हैं, बहुत कम है। लेकिन ऐसे ही होता है, वो आपका हर वीडियो सब नहीं देखेंगे, तो एक आधा ऐसा वीडियो निकलता है जो कि बहुत ज्यादा व्यूज आपको दिक्कत के जाएगा, तो उसका वेट करना होता है, आपको खुद को नहीं पता है। कई बार मुझे लगता है ये वीडियो नहीं चलेगा, वो चल जाता है, और कई बार इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाऊंगी, मतलब 2 साल लगे हुए, उस वीडियो पे 5 व्यूज आए हैं, 10 व्यूज आए हैं स्टार्टिंग कुछ मिनट्स में, और फिर महीने भर में उसमें 10,000 व्यूज हुए हैं, तो फिर वो दुख लगता है, पर ऐसे ही होता है, ये प्रोसेस है ये तो ओके। तो जैसे आपने बताया कि एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एसईओ कैसे करें? सब बोलते हैं कि आपको लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढनी चाहिए, तो फिर कैसे ढूंढते हैं मतलब स्टार्टिंग में? जनरली तो 2 कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, एक का नाम है ट्यूबबडी और एक का नाम है विडाईक्यू। अगर आप मैनुअल कर पा रहे हो, तो मैनुअल में आपके पास डेटा नहीं होता ना कि कौन सा कीवर्ड कैसा है, तो ये टूल्स आपको थोड़ा-सा उसमें हेल्प कर देते हैं। फ्री वर्जन दोनों के हैं, मैं आज डेट तक दोनों के फ्री वर्जन यूज़ कर रही हूँ, और मैं दोनों ही प्लगइन्स यूज़ करती हूँ, पर पेड भी अच्छा काम करता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम में, तो आप पेड ले सकते हो, बाकी फ्री से काम चल जाता है। और इन वाले टूल्स से ना आपको थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी-सी मैनुअल रिसर्च करो, कुछ कीवर्ड्स डालो जो एज़ अ यूज़र आप सर्च कर रहे होगे, फिर आपको आपका ही कोई वीडियो ढूँढना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वीडियो बनाया है कि यूट्यूब एसईओ, हाउ टू डू यूट्यूब एसईओ, ठीक है? तो मैंने उसमें लिखा है यूट्यूब एसईओ कोर्स 3 आवर प्लस का कंटेंट, ये मेरा टैग मतलब हेडलाइन है। अब मैंने ये सब लिख दिया, लेकिन कोई सर्च करेगा तो वो क्या करेगा? अगर मैं सर्च करूँगी तो हो सकता है मैं सिर्फ डाल दूँ एसईओ, या मैं सर्च करूँ तो हो सकता है मैं डाल दूँ यूट्यूब एसईओ, या मैं डालूँगी वाईटी एसईओ या यूट्यूब एसईओ इन हिंदी। मेरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एज़ अ यूज़र मैं इसे सेट कर सकूँ। पहले वो कीवर्ड सर्च करो, उनको देखो उनमें क्या-क्या, क्योंकि आपने यूज़र के एंड से सोचा कि ये मैं होती तो मैं करती। तो वो कीवर्ड सच में कहीं न कहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सिमिलर होता है सबका दिमाग। अब ये जो है आपने डाल के देखी, स्कोर देखो कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है कि नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी लोग रैंक कर रहे हैं, वो लोग रैंक कर जाएँगे, हमारा वीडियो नहीं होगा। हमें एक आध कीवर्ड जो थोड़ा-सा हेल्दी कीवर्ड है हमारे वीडियोज़ के लिए, जो हमें सपोर्ट भी करे इनिशियली, उसको टारगेट करना होता है। एवरेज स्कोर 75 के ऊपर का रखने की कोशिश करो, तो वो बेटर रहता है, और वो स्कोर भी आपको टूल में दिखेगा, और ये टूल्स बहुत ईज़ी टू यूज़ है, तो इस तरीके से करा जाता है। ओके, जो मतलब टूल्स में जो आप दिखाते हैं कि इतना स्कोर है, इतना कंपटीशन है, तो ये करेक्ट होता है? कभी-कभी हाँ, आपको वही टूल जो है थोड़ा, क्योंकि हर दिन नए वीडियोज़ आ रहे हैं, हर दिन कॉम्पिटिशन चेंज हो रहा है, यूट्यूब भी शफल करता है, और कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है ना ये चीज़। एक बार आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी, उसकी मर्ज़ी, उसको जो वीडियो ऊपर दिखाना वाला सीन हो जाता है कई बार। तो हर बार नहीं, 100% इस पे नहीं डिपेंड होना होता है, पर आप कैसे करोगे फिर? तो कुछ चीज़ें तो आपको
करनी होंगी। और बाकी कीवर्ड्स में एसईओ स्कोर इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा-सा अपना जो टाइटल डाला हुआ है वो कीवर्ड डाला हो और आपके टैग्स में आपने जो है थोड़े से कीवर्ड्स डाले हों जो ट्रेंड में हों, थोड़े से यूज़ कर रहे हों। तो ये लोग ऐसे करते हैं जो फेलो क्रिएटर्स हैं उनका नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैं अगर वीडियोज़ बना रही हूँ तो हो सकता है अमन भैया का नाम लिख दूँ, अमन दत्तवार हमारे वीडियो के नीचे, मतलब टैग सेक्शन में, ताकि अगर कोई उनका कर रहा है तो धोखे धड़ा के मुझे वीडियो में कमेंटेड में आ जाएगा। तो ये सीन होता है। हालाँकि मैंने किया नहीं हुआ है, पर मैंने बहुत सारे लोगों का एसईओ देखा है कि वो ऐसे करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप एक बार पैटर्न फिगर आउट कर लोगे ना, फिर उसी पैटर्न से स्टिक रहो और फिर चलो, ऐसा है। आई रियली अप्रिशिएटेड व्हाट यू ऐड एंड ये हमें भी बहुत हेल्पफुल होगा श्रुति। हाँ एंड कोशिश ये करो। होता है ना हाँ कि जैसे आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो आपका मेन पर्पस क्या था यूट्यूब स्टार्ट करने का? मेरे को शुरू से ऐसे फेमस बनने का बड़ा शौक है। अब मैं स्कूल में भी थी, मैंने बोला मैं काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ का मैं बहुत फैन रही हूँ। मतलब मैं स्टेज ही पे रहती थी मैं बहुत टाइम पे। मतलब हमारे यहाँ पे स्कूल प्रेयर हो रही है तो मैं हारमोनियम प्ले करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं म्यूज़िक से थी। तो हम पूरे टाइम स्टेज पे रहने वाले इंसान हैं, स्टेज प्रेमी जिसे कहते हैं। तो थोड़ा-सा फेम वहाँ से आदत हो गई है कि 10-15 लोग तो जानने चाहिए कि श्रुति है ये। और फिर वो चीज़ मिस करती हूँ मैं, तो मुझे कैसे मतलब क्या हो रहा है कि मुझे कोई नहीं जान रहा है। तो यूट्यूब पे भी आने का, अब ऑब्वियसली मैं सेलिब्रिटी बन नहीं सकती। सिंगर के चांसेस थे, पर मैंने उस चीज़ को एज़ अ करियर कभी चूज़ किया नहीं, या मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने बोला ना, मैंने कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती की हुई हैं जीवन में। तो वो कर नहीं पाए, और इसी तरीके से मुझे लगा कि यूट्यूब पे आना चाहिए। तो मैंने शुरू से मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। तो मैंने 9th में अपना चैनल बनाया था, तो उसपे मैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स और जो भी चीज़ें थी, चैप्टर्स थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, पता नहीं क्या-क्या, फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स थे, लाइट, वाइट, रिफ्लेक्शन सब पढ़ाया हुआ था। फिर नहीं चला, वो चैनल आज भी एक्जिस्ट करता है, मुझे नाम भी याद नहीं है। एक का नाम तो मेक डिफरेंस है, अगर कोई सर्च करेगा तो उसे मिल जाएगा। 4-5 वीडियोज़ हैं उसमें। उसके बाद एक 2-4 चैनल्स और बनाए। एक पोएट्री का मैंने चैनल बनाया, वो भी आज दिन तक है। मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने अपने मेरे दादू पे एक पोएम लिखी थी, मेरे प्यारे दादाजी। तो वो डाली मैंने। तो मतलब ऐसे बहुत बार मैंने मेरे चैनल्स बनाए हैं। कई बार मुझे पहले मैं कैमरा शाय थी कि यार क्या शक्ल दिखानी है, और ऑब्वियसली मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी थे, और मैं कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि मुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, या मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ। इट्स ओके, अगर किसी को सबको सब नहीं पसंद आ सकते हैं, और ठीक है, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी होती हैं। कई बार आप चीज़ें करो कोशिश, तब भी ठीक नहीं होता, तो क्या कर सकते हो आप? तो मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ, पर मुझे कभी किसी ने उस चीज़ को लेकर के पॉइंट आउट नहीं किया कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स। तो मैं उस चीज़ से कभी हमेशा कंफर्टेबल रही हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे कभी ऐसे आउट ऑफ द ब्लू फील नहीं कराया कि तुम अलग हो, या तुम अच्छे नहीं दिखते हो, या ये चीज़ है। तो हमारे ग्रुप में कभी वैसा हुआ नहीं है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है। तो मैं उस चीज़ के लिए तो ब्लेस्ड हूँ। लेकिन यूट्यूब पे ये चीज़ें होती हैं, आपका बॉडी शेमिंग थोड़ा-सा हो जाता है, आपको लोग बुली कर देते हैं, कितने डार्क पैचेज़ हैं, कैसे दिख रहे हो, कितने बुरे दिख रहे हो। अब ये चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे शुरू से ही नहीं पड़ा है फ़र्क इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन मेरे पेरेंट्स अगर देखते हैं तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। अब ये चीज़ भी मुझे पता है। तो मैंने बोला मेरी आवाज़ अच्छी है, ऑब्वियसली मैं गाती हूँ तो मेरी आवाज़ अच्छी है। मैं क्या करती हूँ, मैं वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैंने शुरू से पढ़ाने वाली किताबें लेकर के, फिर थोड़ा अपग्रेड हुआ, पीपीटी बना करके पढ़ाना, बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, तो मैंने बनाया हुआ है कि अच्छा-अच्छा वीडियोज़ बनाते हैं, मज़ा आएगा। तो मैंने बहुत साल तक वो किया हुआ है। फिर 12th में मैंने एक चैनल बनाया था, जिसमें कि मैंने 12th के कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए थे, जो मैंने पढ़े थे। मैंने नोट्स बनाए सुंदर-सुंदर, और उसको ये, अब सुंदर नोट्स बनाने का कारण भी यही था कि मुझे पढ़ाना है तो फिर अच्छे से दिखना चाहिए। चला नहीं, वो चीज़ हुई। उसके बाद फेम का यहीं से था, मतलब शुरू से था मुझे फेम चाहिए, थोड़ा-सा लोग मुझे जाने, मेरे चैनल से फेमस हो जाऊँ, थोड़ा लोग बाग 2-4 लोग भी तो तो मुझे रात में तो खुशी मिलती है, फेमस वाला। तो वो शुरू से था, और फिर उसके बाद ये वाला चैनल मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया, और भगवान की दया से उनको दया आई मेरे पे कि बच्चा कब से ट्राई कर रहा है, थोड़ा कर पा देते हैं, और फिर वो लकीली फर्स्ट वीडियो अच्छा चल गया, और हमारा चैनल आज तक सर्वाइव कर पा रहा है, और आप लोग मुझे जानते हो उसी कारण। बिल्कुल श्रुति, मतलब आप बोल रहे हो ना कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, मेरे हिसाब से आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई हो ही नहीं सकता श्रुति। सच में आपने मतलब ब्यूटीफुल यही नहीं होता कि हाँ। हम उस पे कैसे दिखते हैं या फिर हमारी बॉडी शेपिंग कैसी है, इनके डिपेंड नहीं होता, बल्कि हमारा नेचर ज्यादा होता है। जैसे आपका नेचर सच में बहुत अच्छा है। आपने फर्स्ट टाइम पे आपसे हमने पूछा, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, जस्ट हमने 1 या 2 पॉडकास्ट अभी डाले हैं, एंड आपने एकदम से हमें हाँ कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच श्रुति, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो आप। एंड आपका नेचर सच में बहुत अच्छा है, एंड आप बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छे सिंगर हो। आई थिंक आप बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट हो आप। मतलब आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं, और हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपकी वजह से आज एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब क्या ही जैसे चाहिए बहुत सारी किसी को। गर्ल्स हैं, वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर जाके जॉब नहीं कर पा रही हैं, या फिर घर बैठे जो करना चाह रहे हैं, वो आपकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स या फिर बहुत सारी मैरिड लेडीज भी बहुत कुछ कर पाई हैं आज। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू। सच में आपकी वजह से आज बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी गर्ल्स इंडिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हमें बात भी करके। आज आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है। हम अभी मम्मा को बता रहे थे, मम्मा आज हमारी श्रुति राजपूत से बात चलने वाली है। तो हम कहे वाओ, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। हम कहे आज हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे।
सही बात है, आप लोगों का पॉडकास्ट भी अच्छा है, मस्त आप लोग करते रहो, कंटिन्यू करो। उस चीज़ को समय थोड़ा-सा ग्रोथ में टाइम लगता है बस, पर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, मुझे भी ऐसे लगता था कि हम किसी बड़े क्रिएटर को बोलेंगे तो वो मना कर देगा, ये सीन होता भी है। कई लोग शायद उनका बिज़ी शेड्यूल के कारण हमें मना कर देते हैं, मुझे भी कर देते हैं। मैं भी पूछती हूँ कभी-कभी, तो मुझे तो छोटे क्रिएटर्स भी मना कर देते हैं। तो मुझे वो जो रिजेक्शन है, वो फेज़ मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है जब आपको कोई ना कह देता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपका कितना क्या है। अगर आपने मुझे प्यार से पूछा है, क्या पाओगे? तो मेरा जवाब हाँ होगा, वो सीन है। तो आपने मुझे अच्छे से पूछा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने हाँ बोल दिया। आपके आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप किसी को ऐसे थोड़ा-सा उसमें आकर के बोल रहे हो तो उसको बुरा लगेगा। कई लोग हाँ कह देते हैं, पर मेरे लिए बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे हो तो फिर ऑब्वियसली हाँ होने वाला है। वो बहुत सारे लोगों की यही सोच होगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने उसे प्यार से बोला है तो वो उसी के चलते कि यार अच्छे से बोला है, चलो जाने दो, कुछ नहीं होता। तो उसमें ही हाँ कह देते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया बिज़ी शेड्यूल के कारण भी बहुत से लोग मना कर देते हैं, बट आपका शेड्यूल भी लाइक बहुत बिज़ी होता है, सच में बहुत बिज़ी होता है। उसके बाद भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच श्रुति। आई कांट एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस। ओके, तो अब हम एक और चीज़ पूछ लेते हैं आपसे। तो मतलब जैसे आप यूट्यूब पे एनालिटिक्स होता है, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी है, पर उसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसका कैसे यूज़ करें तो ग्रो करने के लिए चैनल को? एक्चुअली जब आपको 30 मतलब 2-3 महीने हो जाए ना यूट्यूब पे, उसके बाद जब आपको अपना डेटा देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आती हैं। और इनफैक्ट अब तो यूट्यूब का जो मोबाइल में स्टूडियो है, वो कुछ चीज़ें भी रिकमेंड करता है, मैंने भी अभी एक्सप्लोर की है। वो पहले तो एक चीज़ आपको पता चलती है कि लोग आपको कहाँ से ढूँढ रहे हैं, हाउ दे आर फाइंडिंग यू। तो उसमें अगर आपको बताया कि 31% ऑफ द जनता इज़ फाइंडिंग यू बाय सर्च रिजल्ट्स, तो आपको अपने एसईओ पे इम्प्रूव करते रहना है और एसईओ को मेन फोकस में लेकर आना है, क्योंकि आपको ज़्यादातर वहीं से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर रिकमेंडेशन से कर रहे हैं तो पैटर्न फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन सी वीडियोज़ के नीचे आप रिकमेंड हो रहे हो, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ कोशिश करो कि हफ्ते में 1 बार डाल दो। और उसके बाद कुछ चीज़ें हमें पता चलती है, जैसे कि आपका एज ग्रुप कहाँ का है, कहाँ के लोग आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। अब जैसे मेरे में इंडिया, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, देन पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, फिर उसके बाद श्रीलंका और फिर कुछ और अदर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे शायद कोई इंडियन होगा जो कि हिंदी जिसको आती होगी, वो मेरे चैनल देख रहे हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरीके के लोग देख रहे हैं आपका कंटेंट, फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना कंटेंट बनाओ। वो भी हेल्प करता है कि जिन लोगों के लिए बना रहे हो आप, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल होना चाहिए। एक रेशियो होता है जिसमें आपको पता चलता है कितने परसेंट फीमेल्स हैं, कितने परसेंट मेल्स हैं। तो वहाँ से भी अगर आपको पता चलता है, अगर आपके में फीमेल मतलब लोग ज़्यादा हैं आपकी ऑडियंस में, व्यूअर्स में, तो आप उनको टारगेट कर रहे हो, तो थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक्स को आप टारगेट कर सकते हो, जिनसे कि उनको हेल्प मिले, या जिस चीज़ पे एज़ अ फीमेल अगर कोई स्ट्रगल करता है, अगर आपके कंटेंट में अगर मेल्स ज़्यादा है, तो आप उनका कोई कॉमन पॉइंट डिस्पाइट ऑफ द क्रिएटर, मतलब फीमेल हो मेल हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, पर आप हेल्प कर रहे हो, तो जिस ऑडियंस को हेल्प कर रहे हो उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना चाहिए। आपको ये डेटा जब मिल जाएगा, जब आपके पास थोड़ा 3-4 महीने का आपने कंटेंट डाल दिया है रेगुलर बेसिस पे, उसके बाद। और इसके अलावा एनालिटिक्स में एक चीज़ और आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके की सर्च टर्म्स पे आप ज़्यादा रैंक हो रहे हो, किधर पे आप सजेस्ट करे जा रहे हो, तो उन टर्म्स को लिख के रख लेना चाहिए। तो यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है। अभी रिसर्च कॉलम हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये 1 साल भी नहीं हुआ है उसको। तो रिसर्च में क्या कर सकते हैं अपन, जाकर के सर्च कर सकते हैं कि हमारे रिलेटेड क्या चीज़ है, तो रिकमेंड करता है वो कि इनकी हाई प्रोबेबिलिटी, वो पॉसिबिलिटीज़ भी बताता है, हाई चांसेस हैं, हायर डिमांड है। तो उस तरीके से जैसे ही वो आपको बताएगा, तो आप उनको टॉपिक्स को कंसीडर कर सकते हो कि इनकी हाई डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए अगर आप पॉडकास्ट बनाते हो, तो आपके जब आप पूरे वीडियोस डालोगे ना, उसके बाद आप जाकर के सर्च करोगे, तो वो बोलेगा कि भई पॉडकास्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके में ज़्यादा है। तो अब आप उन टर्म्स को लेकर के आओ। या हो सकता है कोई किसी को वो बोले कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो पॉडकास्ट होते हैं, वो आपके चैनल पे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो फिर आप इस तरीके से मतलब उन लोगों को ज़्यादा लेकर के आओ, जो वुमेन फ्रीलांसर्स वगैरह हैं, उनको ज़्यादा लेकर के आओ। तो वो आपको उस चीज़ में बूस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस का भी वही इंटरेस्ट है और आपका चैनल एनालिटिक्स भी वही बता रहा है। तो एक तरीके से सब चीज़ों से कोरिलेशन से पता चलता है। और प्लस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पता चलती है कि आपका जो टाइम है, आपको कब पोस्ट करना चाहिए। वैसे मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट स्टिल उसमें वो बता देता है कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो हो सकता है अगर आपको बोला है 4 बजे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है, तो ज़रूरी नहीं 4 बजे वीडियो डालनी है। आप 4 बजे एंगेजमेंट कर सकते हो, अपने कमेंट्स का रिप्लाई दे दो, कुछ कम्युनिटी पोस्ट डाल दो कि भई आज की वीडियो में मैंने, भले आपने सुबह 10 बजे वीडियो डाली है, पर 4 बजे क्योंकि आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है ज़्यादातर, तो एक आध कम्युनिटी पोस्ट डाल दो कि भई मैं आज ये वीडियो डाला है, ऐसा-वैसा ये वो। तो वो एंगेजमेंट करने में हेल्प करती है, वहाँ से बूस्ट काफ़ी मिल जाता है। ऑलराइट। हाँ, ये हमें बहुत हेल्प देगा, ये वाली चीज़ें सारी हम नोट कर लेंगे, ये वाली। हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी, जो भी अब पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ। ओके, तो अब हम थोड़ा-सा और कन्वर्सेशन कर लेते हैं लिंक्डइन के थ्रू कि आपको लिंक्डइन के थ्रू आपको कोई क्लाइंट मिला है अभी तक? नहीं, मैं लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाने आई हूँ। मैंने अभी क्लाइंट लेना स्टार्ट नहीं किया है वहाँ से, लिंक्डइन से सिर्फ बना ही रही हूँ अभी पर्सनल ब्रांड। और मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया, मुझे 2 ढाई 3 महीने ही हुए हैं लिंक्डइन पे आए हुए, 2.5 महीने हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ 6 महीने थोड़ा मेहनत करके थोड़ा-सा अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं। फिर उसको ब्रांड को मल्टीपल वेज़ में मैं यूज़ कर सकती हूँ कि मतलब बहुत सारे तरीके हैं, या मेरा खुद का ही कोई प्रोडक्ट है, या मेरा खुद का ही कोई चीज़ है, तो लोग भी मुझे थोड़ा सीरियसली लेंगे कि मतलब मेरा ब्रांड है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे हूँ नहीं। और आप जहाँ पे नहीं होते हो, वहाँ पे आपकी थोड़ा उतना रिस्पेक्ट भी नहीं होता है। मुझसे बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं वहाँ पर। तो यूट्यूब की बात अलग है, लिंक्डइन एक सेपरेट चीज़ है। तो वहाँ पर मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ा, मैंने अभी स्टार्ट किया है, पर द ग्रोथ ऑन लिंक्डइन इज़ अमेजिंग और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सही जा रही हूँ। तो हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं एक अच्छा माइलस्टोन। जब वो 2 डिजिट में आ जाएगा ना, जैसे 10K 11K हो गया, तो मुझे थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी कि नाउ आई कैन पिच सम गुड पीपल फॉर एनीथिंग। अगर मुझे काम भी करना है या फिर
कुछ और चीज़ भी है। Yeah. पॉडकास्ट के लिए अगर मुझे बुलाना है किसी को, तो लोग मुझे थोड़ा-सा सीरियसली लेंगे। तो अभी तो पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस कर रही हूँ मैं। हाँ, तो आपका इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है, तो इंस्टाग्राम के लिए हमें मतलब क्या, जब अगर कोई इंस्टाग्राम स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में, तो उनको क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए? पूछ रही थी कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करता है, तो उन्हें किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे? वैसे तो इंस्टाग्राम के लिए मैंने बोला मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। हम्म। उसका कारण ये है, मैं 2021 में मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था और उसके बाद भी उतना कुछ खास कर नहीं पाई हूँ। उसका कारण ये है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, मैंने इंस्टाग्राम को भी इतना सीरियसली लिया ही नहीं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। हम्म। पहला तो कंसिस्टेंसी है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट यही है कि इंस्टाग्राम की जनता बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहती है, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट चाहती है। तो आप थोड़ा-सा उस तरीके से थोड़े सॉन्ग्स को इनकॉर्पोरेट करके थोड़ा फन काइंड ऑफ स्टफ बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलेगी और स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। जो चीज़ें विजुअली थोड़ी-सी प्लीज़िंग होती हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं, वो वाली चीज़ें, थोड़ा एस्थेटिक वीडियोज़, ये सारी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर इंस्टाग्राम पे लोग देखना पसंद करते हैं और उनको अच्छी भी लगती हैं। और इसमें बुराई भी नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ है, तो लोग बना सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे एक चीज़ और है कि अगर ग्रो करना है तो थोड़ा-सा कंटेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब यही नहीं होता है कि आप मतलब हर दिन आपको डालना है। 7 दिन में एक बार भी कंसिस्टेंसी होती है और महीने में एक बार भी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम पे थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ती है आपको, वरना आप चले जाते हो, क्योंकि ट्रेंड्स काफ़ी सारे जल्दी चेंज होते हैं। बहुत फास्ट फैशन जैसी चीज़ है इंस्टाग्राम और आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट ज़्यादा पुट करो, ज़्यादा पुट करोगे और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा वीडियो चलेगा। कोई भी वीडियो चल सकता है, किसी का भी कोई वीडियो चल जाता है और लोग जो वीडियोज़ को इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बेसिकली 2 चीज़ों पे चलता है। एक है शेयर्स और एक है सेव्स। तो जितने ज़्यादा आपके वीडियो पे या आपका कंटेंट जितना ज़्यादा लोग सेव करते हैं, जितना लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो आगे पुश करेगा कि नहीं करेगा। तो कोई ऐसा कंटेंट जो कि लोग बाद में आकर के देखना चाहें, वो सेव होता है। तो कुछ आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है, 10-12 वेबसाइट्स बता दी हैं, तो वो सेव में जाएगा। लोग सेव करेंगे उस चीज़ को। तो वो ऑब्वियसली आपने उससे सेव कर लिया, वो उसका पर्पस पूरा हो गया इंस्टाग्राम को, उसको लगेगा ये चीज़ हेल्पफुल है, वो प्रमोट करेगा। सिमिलरली शेयर के साथ अगर आपने कुछ चीज़ें रिलेटेबल बना दी हैं, एज़ अ डिज़ाइनर आई फेस दीज़ प्रॉब्लम्स, तो जितने भी डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं, उनको टैग करेगा, शेयर करेगा, तो वहाँ से वो चीज़ जो है प्रमोट हो जाती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो मतलब अब हम एक थोड़ी सी बात करते हैं फाइवर के बारे में। तो आप फाइवर को मतलब कैसे स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें क्या चीज़ें मतलब पॉइंट आप ऐड करोगे? फाइवर पे फाइवर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले तो फाइवर 1 दिन का गेम नहीं है, 1 महीने का भी गेम नहीं है, फाइवर बहुत टाइम लेता है। उसका कारण भी ये है कि उसको थोड़ा-सा आपकी प्लेसमेंट समझने में टाइम लग जाता है। किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जा रहे हो, आपकी सर्विसेज़ को कहाँ बेस्ट प्लेस किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं फाइवर सैचुरेटेड है या फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेसेस सैचुरेटेड है। उनका तो काम ही आपसे चल रहा है। अगर आप ही नहीं उस पे काम करोगे, तो वो प्लेटफ़ॉर्म है क्या आपके बिना? कुछ भी नहीं है। बायर्स को रख के वो करेगा क्या? वो सिर्फ़ कनेक्ट कर रहा है ना। आज की डेट में अगर ज़ोमैटो भी देखा जाए, तो रेस्टोरेंट्स ही नहीं रहेंगे, तो ज़ोमैटो क्या करेगा? तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर भी जितने नए सेलर्स हैं उनसे तो उनकी दुकान चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो बायर आता है वो लो बजट पे हुआ, एग्जाम्पल, या उसका बजट फिक्स है। अभी फ्रीलांसिंग में ऐसा चीज़ है, सिमिलर चीज़ की बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे मतलब वाइड रेंज है। वही चीज़ आपको कोई 1000 रुपए में दे रहा है, वही चीज़ कोई 10,000 में दे रहा है, कोई वही चीज़ 1 लाख में भी कोई बेच रहा है। तो अब आपके ऊपर है, आपको कहाँ से लेना है। ऐसे हमारे यहाँ पे कपड़ों की दुकान पे भी होता है, सेम कपड़ा कई बार बहुत महंगा किसी दुकान पे मिल रहा होता है, किसी पे सस्ता। तो वही सीन हमारे यहाँ पे भी है फाइवर पे। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि उनके इसके साथ लेना चाहते हैं। और मैंने जैसे बोला, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। हमें लोग बोलते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा है, एक क्लाइंट मिला, उसके बाद क्लाइंट ही नहीं मिला। वो आपका एक ही क्लाइंट आपसे बार-बार काम क्यों नहीं करा रहा है? क्या कारण है? आपके एक आया ना, वो क्यों नहीं काम करवा रहा है आपसे? क्या उसका वन टाइम वाली निशेज़ बहुत डिफिकल्ट होती हैं कि एक ही बार कुछ काम करा रहे हो, तो फिर उसमें स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड चाहिए आपको, ताकि आप एक बार में थोड़ा बल्क अमाउंट ले सको। बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगर आपकी नीश ऐसी है जिसमें कि बार-बार काम होता है, जैसे कि सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह हैं, तो बार-बार लोग बनवाते हैं। लगता रहता है उसके रिलेटेड काम, और इंस्टाग्राम पे भी हर दिन इंसान हफ्ते में 2 वीडियोज़ तो डालेगा या हफ्ते में 2 पोस्ट तो डालेगा ही। बिल्कुल। तो ये चीज़ हो जाती है, इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ता है। इसके अलावा फाइवर पे थोड़ा-सा टाइम लगने के बाद आपको गिग्स का एक सीन होता है। गिग्स अगर आपने बनाई है फाइवर पे, तो अगर सिमिलर गिग आपको पहले, उसमें भी गिग एनालिटिक्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे होता है, आपको थोड़ा-सा रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो वैसे ही फाइवर पे आपको थोड़ा-सा लोग गिग बना के भूल जाते हैं। वैसे नहीं करना है, उसको थोड़ा-सा पढ़ो कि कैसे इंप्रेशंस आ रहे हैं, कैसे क्लिक आ रहे हैं, क्या कन्वर्जन रेट है, और अगर कोई क्लिक कर रहा है उसके बाद अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। आपको खुद को ही इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी गिग में, तो बायर क्या इंटरेस्ट लेगा। तो आप पहले उसको उस हिसाब से करो और उस हिसाब से मॉडिफाई करो, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग गिग होती है उसकी डुप्लीकेट बनाओ एक आध, ताकि आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा पाओ। तो ये एक सीक्रेट टिप है जो ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करती है, पर मेरी एक गिग जो अच्छी परफॉर्म करती है, मैं उसके 1-2 डुप्लीकेट्स बनाती हूँ, ताकि मेरे चांसेस, ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मिंग गिग है वो बेस्ट परफॉर्मिंग ही रहेगी, लेकिन आपको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलने लगेगा, ज़्यादा लोग डिस्कवर करने लगेंगे। आप अलग कीवर्ड, अलग गिग इमेज के साथ सिमिलर कीवर्ड पे 2-2 3-3 बार रन कर रहे हो, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, 3 में से एक पे तो आएगा इंसान। अगर मेरा रहा, तो वो चीज़ है, वो मैं करती हूँ। ये सीक्रेट टिप थी। आपने रिवील कर दी, मुझे अच्छा लगा इसको सुनकर। अब हम भी फाइवर पे ग्रो करेंगे। यस। ओके, सो अब हम एक क्विक राउंड कर लेते हैं आपके साथ, क्विक राउंड जिसमें हम आपसे आई थिंक 7 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल। आप उसका आंसर देना हमें क्विकली। ओके, श्रुति राजपूत की 10th में मार्क्स कितने थे? 10 सीजीपीए था। ओके, थैंक्स। ओके। ओके, सो श्रुति राजपूत का फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है चाइनीज़। श्रुति राजपूत के क्रिएटर कौन है या फिर मेंटर फेवरेट?
फेवरेट क्रिएटर है मेरे डिजाइनिंग में जीएफएक्स मेंटोर राजीव मेहता और लोक मोशन। इसके अलावा द फ्यूचर भी एज वेल, उसमें जो उनका सर का नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे जो चैनल काफी पसंद है, तो उनकी सारी जो टीम है उसको पसंद है, वो मेरे काफी अच्छे मेंटर हैं। बाय द वे अगर एजुकेशन वाइज बात करें तो मेरे काफी फेवरेट क्रिएटर रहे हैं, मेरे मेंटर हैं अमन अग्रवाल भैया, तो वही रहे। उसके बाद किसी बनाया भी नहीं है क्योंकि मैंने खुद ही स्टार्ट कर दिया था, तो यही कुछ लोग हैं जिनसे मैं सीखती हूँ और मुझे काफी पसंद है। ओके, तो श्रुति राजपूत की हाईएस्ट इनकम कितनी है अभी तक? 2.5 लाख। ओह वाओ। ओके, वाईटी से आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? 22,000, 22,000। वाओ। ग्रेट। ओके, तो आपका फेवरेट एनिमल क्या है? मुझे एनिमल से डर लगता है। ओके ओके मुझे पसंद ओके, तो अब आप शादी कब करने वाले हो? अभी मैं 22 साल की हूँ। ओह, 22 अब बहुत टाइम है, 28 में देखेंगे। 28 में दोबारा बात करेंगे इस बारे में। हम 28 में आपसे दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। हम वेट करेंगे श्रुति राजपूत की वेडिंग का। श्योर। ओके, तो अभी तक हमने आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब मुझे लगता है, तो अभी आप कुछ मतलब ऐड करना चाहते हो एडिशनल जो आपको लगता है? हाँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ऐसे तो एडिशनल आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे, मुझे काफ़ी मज़ा आया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन थे, मैं पॉडकास्ट में बहुत सारे दिए। हर बार कुछ तो नया ऐसे अतरंगी सा पूछता है कोई ना कोई, तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। बाकी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी आज बैठ कर के इतना ज्ञान बाँट दिया है मैंने या बोल दिया है, इंस्पायर हो जाना अलग बात होती है, उससे सीखना बात अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इंस्पायर भी हो और सीखो भी साथ में। तो इंस्पायर अगर हो गए हो तो फिर उस चीज़ को ठंडा नहीं होने देना है, करते रहो कोशिश। एक बार में नहीं रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं लकी पीपल, गॉड्स फेवरेट, हालाँकि भगवान को सभी पसंद है, बट स्टिल कुछ लोगों की किस्मत ज़्यादा जल्दी चल जाती है। और अपना अगर हार्ड लक चल रहा है तो मेरे से तो अच्छा ही है तुम्हारा लक, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ लिख करके, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया यार, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो ऐसे 3 बार मल्टी मिलियनियर बन जाता वो इतने टाइम, तो बहुत टाइम लग गया। और फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे बिल गेट्स वगैरह भी हैं, तो उन्होंने कितने एज के बाद जाकर के उन्होंने इतना ये सब ख्याति सब प्राप्त हुई है, तो सबका टाइम रहता है, आपको पता नहीं होता है, बस वही है कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो आप लोग को मैं यही कहूँगी कि भाई करो बस, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ होगा ही नहीं, या कुछ करो कोई ऑप्शन नहीं, या तो ये काम करेगा तो छोड़ देना, और काम करेगा तो उसको करते रहना, तो थोड़ा टाइम खुद को डेडलाइन देते रहा करो, 1 साल 2-2 साल की, 1 साल कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ऐसा वाला सीन। एक साल तो मेरी खुद की इच्छा नहीं हुई उसे छोड़ने की, वो भी चीज़ मैं बोल देती हूँ। तो खुद को बस वो स्टक करके रखना है कि हम थोड़ा समय तक उस चीज़ को करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके मतलब आपको मुझे हाँ बता सकते हो कि 5 लाइफ लेसन अपने जो आपने सीखे हैं? 5 लाइफ लेसन्स, पहला है लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, दूसरा है कि इंसानों को ज़्यादा अहमियत दो चीज़ों के ऊपर, तीसरा है लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, आप कभी भी पूरा नहीं सीख सकते हो, सीखते जाना पड़ता है। चौथा है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आ जाती हैं आपके पास, तो मेंटली स्टेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मेंटली फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फेस नहीं कर पाते हो या आपको लगता है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगी, और फिर करना पड़ता है। और पाँचवा है टाइम हील्स, समय के साथ-साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तुमको लग रही हैं होती हैं कि बर्बाद हो गए, अब तो कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी खत्म हो गई वाली चीज़ें। लेकिन समय के साथ उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ें फिर उतना मतलब बुरा नहीं लगता है उन चीज़ों को। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं। मैं जब 11th में थी तब मेरे दादू एक्सपायर हो गए थे। तो वो 2 साल मैंने मेरे लाइफ़ के बहुत ऐसे गंभीरता में काटे हुए हैं, और मुझे अभी भी बात करती हूँ तो ऐसे आँखों में ऐसे बुरा-सा लगने लगता है। पर अब मैं बात कर रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को 7 साल हो चुके हैं, 7 इयर्स नाउ। तो अब वो नहीं हो रहा है। यही चीज़ अगर मैं आज से 5 साल पहले कर रही थी तो शायद अभी बोलने के पहले मेरा गला भरता या मैं और ज़्यादा रोने लगती। तो उस समय बाद और मैं थोड़ी मैच्योर हो जाऊँगी। तो लॉस बड़ा ही है, उतना ही बुरा हुआ है आपके साथ, और सबको पता है वो तो जीवन का सत्य है, जो आया है वो जाएगा वाला सीन है। लेकिन उस चीज़ को फेस करने का आप में जो सामर्थ्य है या जो आपका मेंटल स्टेट है, वो हर बार आप रेडी नहीं रहते हो। वो कुछ चीज़ें सिर्फ़ समय के साथ ही ठीक होती हैं। तो वो चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स है कि हम कई बार लगता है हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएँगे, हम नहीं झेल पा रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, पर वो टाइम के साथ ही कुछ चीज़ें सही होती हैं। और टाइम सबसे बड़ा कहना चाहिए टीचर है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर के जाएगा। आप अपनी कंडीशंस पे जी सकते हो, पर आप अपनी कंडीशंस पे हर बार सब कुछ कर पाओ, वो भी नहीं होता। तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहना, रिजिड ना रहना, लाइफ ऐसा है। अक्सर कहा जाता है जो लकड़ियाँ ऐसे रिजिड होती हैं ना, वो टूट जाती हैं। और जो थोड़ी-सी लचीली होती हैं, वो झुक जाती हैं और फिर समय के बाद वापस ऐसे खड़ी हो जाती हैं। तो हमें लचीली वाली लकड़ी बनना है, कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहना है। बस यही कुछ फाइव थैंक यू फाइव सो मच श्रुति, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं, ये सारे मतलब बहुत अच्छे हैं, अगर हम इन सबको फॉलो करें तो हम लाइफ में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं इजीली। मतलब आप मतलब हमें एज एक श्रुति राजपूत को एक यूट्यूबर के रूप में जानते थे सब, पर आज हमने एक श्रुति राजपूत को रियल पर्सन के रूप में जाना है, मतलब उनकी रियल वाइब को देखा है कि मतलब श्रुति राजपूत कितनी बोर्ड से कनेक्टेड है और कितने मतलब उनकी लाइफ से अलग-अलग उनके रूल्स हैं, ये सब जान के जैसे कि मजा आ आपने रहा बताया है। आप अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो आप अपने ग्रैंडफादर की कोई ऐसी लर्निंग शेयर कर सकते हो जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है और हमेशा मोटिवेट करती है कि हाँ, मुझे ये करना है? हुँ।
मेरे दादू बहुत कूल इंसान थे, मतलब मैंने उनको कभी गुस्सा करते हुए वैसे देखा नहीं। तो उनकी लाइफ लेसन एक यही सीखा है मैंने, वो सबके लिए सब कुछ करते थे पर उन्होंने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो डू योर बेस्ट फॉर अदर्स, और आपने कर दिया है तो आप एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर करके, वो आपने किया क्योंकि आपको करना चाहिए था। अब कर दिया तो उसको भूल जाओ, उसको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि उन्होंने, मतलब हम लोगों के लिए भी, हम लोग जितने लोग हैं, मेरे पापा के लिए भी, तो ये बहुत अच्छे डैड रहे हैं मेरे दादू, मतलब मेरे पापा से भी अच्छे डैड रहे हैं, मैं ये कहूंगी। बहुत बेस्ट फादर मैं अगर कोई मैं अवार्ड में बोलेगा तो मैं मेरे दादू को दूंगी। तो उस तरीके के इंसान रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उनका टेम्पर, उनका कंट्रोल, उनके सेंसेस पे इतना स्ट्रांग था। सीखा है कि आप किसी चीज को उम्मीद ना करो किसी से करने के बाद, आपने कर दिया है तो सामने वाले को भी वही करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखते हो तब हर्ट होते हो, तो किसी से मत, ये चीज है। बिल्कुल। हम्म बहुत अच्छी लर्निंग लगी मुझे ये, सच में ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि ये हाँ। लाइफ में मतलब एक्सपेक्ट मत करो, अपना बेस्ट दो एंड वहां से फिर चले जाओ, बस अपना हाँ। बेस्ट दो। बिल्कुल। दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो अपने आप को ही हर्ट Yes. होता है ये हाँ, बहुत एंड में ज़्यादा। खुद को ही हर्ट होगा अगर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। हम्म। दूसरों से रखने की बजाय हमें खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू, इतना मजा आया ना, मतलब ये अभी सच में बेस्ट हाँ, पॉडकास्ट होगा best हमारा। podcast। थैंक यू सो मच श्रुति, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारा संडे भी बहुत सुपरफुल बन गया आपसे बात करके। हमारा भी संडे बहुत अच्छा बन गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिग थैंक यू। बिग थैंक यू। थैंक यू। बाय। ऑलराइट, बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय।